दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला टॉपिक होगा वो होगी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप प्री में देखें चाहे आप मेंस में देखें। अगर आप मेंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को पूछा जाता है, और अगर प्री की बात करते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की इंडिविजुअल विशेषताएं हैं वो 3 मार्क में पूछी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो विशेषता वाला टॉपिक है या जो विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, उसकी भूमिका को देखा, उत्पत्ति को देखा, उसके काल निर्धारण को देखा, करीब करीब 3-4 पहलुओं में हम लोगों ने बात कर ली। अब एक महत्वपूर्ण पहलू आ गया सिंधु घाटी सभ्यता का, जो है विशेषताएं। क्यों मैं क्यों बोल रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता ही इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है वो अपने कुछ विशेषताओं के कारण ही जानी जाती है। एक उसका विशेष है, स्पेशल फीचर्स है। अब वो स्पेशल फीचर्स के कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है। तो अगर एक ऑब्वियस है कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें एक अच्छा गुण है अगर वो जाना जाता है तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति के गुण को ही आदमी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता भाई? यही है ना। जैसे मैंने कहा कि आप अच्छे बच्चे हो, और आप अच्छे बच्चे हो इसका मतलब ये आप पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपका क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट, तभी तो अच्छे हो ना। इसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आप चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। देखिए, विशेषता। अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पढ़ते हैं तो इसमें कई विशेषताएं आती हैं। जैसे अब आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में आपने सुना होगा पहली विशेषता इसकी है कांस्ययुगीन सभ्यता। आपने सुना होगा इस विशेषता। कैसी थी ये? कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है। दूसरी विशेषता आपने सुनी होगी नगरीकृत। दूसरी विशेषता आपने सुनी होगी नगरीकृत। नगरीकृत का मतलब होता है, या इसको अगर आप नगरीकृत अगर आपको कहने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको नगरीय सभ्यता भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको सही लगे। इसके बाद जो अगली विशेषता होगी वो होगी प्रजातांत्रिक व्यवस्था। क्या होगी? प्रजातांत्रिक सभ्यता। इस समय सब आपको एक एक करके समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप देखते चले। तो कैसी सभ्यता होगी? प्रजातांत्रिक। इसके बाद बोला जाता है कि ये कैसी थी? ये केंद्रीकृत सभ्यता। एक एक का आपको मतलब बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप सिंधु घाटी सभ्यता से आपको प्रेम हो जाएगा इस विशेषता को पढ़ते हुए।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है, केंद्रीय। एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हो गया इसका, अगली विशेषता हो गई ये शांतिप्रिय। कैसी थी ये, शांतिप्रिय सभ्यता थी। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है भाई, शांतिप्रिय क्या होता है, ये आपको सब समझाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप देखेंगे तो इस विशेषता में कुछ और प्रकार आएंगे, जैसे द्विदेव मूलक सभ्यता थी। ठीक है, एक और देखेंगे, लिपि प्रधान थी। कैसी थी, लिपि प्रधान थी। ठीक है, एक और इसकी विशेषता है, एक और इसकी विशेषता है जो आप देखेंगे, वो थी आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अब एक एक करके सभ्यता को आपको पढ़ना है। जब हम सबसे पहले अगर कांस्ययुगीन सभ्यता को देखते हैं, इसको आप ब्रोंज एज भी बोला जाता है। जब हम कांस्ययुगीन सभ्यता को देखते हैं तो अब आपको याद होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी, वो भी धातु प्रधान थी। उसी तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी थी, धातु प्रधान थी। और यहाँ क्या पाया गया, मैक्सिमम कांसा पाया गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांसा ही कांसा पाया गया, सिर्फ ब्रोंज ही ब्रोंज पाया गया। उसके साथ यहाँ पर सोना, चांदी, सीसा, ये सब चीजें पाई गई। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर जब कांस्ययुगीन सभ्यता पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज नहीं पाई गई, और वो है लोह। क्या है, लोह। ठीक है, तो इस तरह से एक एक सभ्यता को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब आप कांस्ययुगीन सभ्यता को देखेंगे, जब आप कांस्ययुगीन सभ्यता को देखेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता को देखेंगे तो यहां पर क्या पाया गया, यहां पर कांसा तो पाया ही गया, सोना, चांदी, ये सब चीजें पाई गई। ठीक है, तो इस तरह से धातुएं क्या हुई, पाई गई। कहां पे, सिंधु घाटी सभ्यता। एक चीज नहीं पाई गई, इसको आप नोट लगा के लिखेंगे, वो था लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं। ठीक है, ये हो गई आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता। तो कभी कभी 3 मार्कर में डायरेक्ट कांस्ययुगीन सभ्यता पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब जो अगली सभ्यता है, सॉरी, जो अगली विशेषता है वो ये है कि नगरीय सभ्यता। इसको कहते हैं, कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी वो उच्च कोटि की सभ्यता थी। और भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय क्रांति आई थी जब इस सभ्यता की खोज हुई थी। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं बोल रहा हूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी वो उच्च कोटि की थी। और यहां पर जो घर बने थे, मतलब यहां पर जो शहरीकरण था, जो अर्बन कल्चर यहां पर था, वो बहुत ही अच्छा था।
अच्छा इन द सेंस एडवांस, क्योंकि आप देखेंगे चाहे मेसोपोटामिया हो, जो इसके समकालीन सभ्यता थी वो पूर्ण नगरी नहीं थी, वो अर्ध नगरी थी, तो फुल्ली अर्बनाइजेशन नहीं था वहां पर। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से कैसी थी, नगरीकृत थी, यानी पूर्ण नगरीकृत थी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप में एक बहुत, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि आपको मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटें मिलेंगी, लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएंगे तब जो ब्रिक्स मिलेगी आपको, जो ईंटें मिलेंगी वो पक्की ईंटें मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अभी जो आप सिंधु घाटी सभ्यता को मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि नगरी सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरी सभ्यता थी, इसका जो नगर नियोजन है, जो टाउन प्लानिंग है, वो और भी अच्छा है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि ये नगरी सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद इतिहासकारों ने कहा कि ये प्रजातांत्रिक है। इतिहासकारों ने ये कहा कि ये, इसकी एक विशेषता क्या है, प्रजातांत्रिक है। भाई ऐसा क्यों कहा उन लोगों ने, क्या रीजन रहा होगा, क्या वहां राजा नहीं रहे होंगे, पहले के टाइम में कैसे डेमोक्रेसी हो सकती है थोड़ा सा सोचने वाला टॉपिक है। देखिए, ये आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लिखित प्रमाण तो है नहीं, रिटन एविडेंसेस तो है नहीं इतिहासकारों के पास। तो जितने भी हिस्टोरियंस थे उनके पास एक ही माध्यम था कि जो चीजें हमको खुदाई से मिलेगी। तो जब खुदाई हुई तो उस खुदाई के दौरान, जब खुदाई हुई उस खुदाई के दौरान यहां पर न तो राजाओं के अस्तित्व से संबंधित कुछ चीजें मिली, ना तो उनके महल मिले। ठीक है, तो जब राजाओं से संबंधित कुछ चीजें नहीं मिली तो इतिहासकारों ने ये बोला कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं था। इसके साथ और साक्ष्य क्या बोलते हैं कि यहाँ पे प्रजातंत्र था, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुई अन्नागार मिले, स्नानागार मिले, यानी ग्रेंडे मिली, ठीक है, गेट वॉच मिले, तो ये साक्ष्य मिले, बड़े बड़े तालाब मिले। तो ये सामूहिक चीजें ज्यादा मिली। जैसे अगर अन्नागार है तो अन्न रखने के लिए, स्नानागार है तो नहाने के लिए, मतलब जो साक्ष्य मिले वो ये प्रूव कर रहे हैं, जो एविडेंसेस है वो ये प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सामूहिक कल्चर था। ठीक है, एक कलेक्टिव कल्चर था। तो इस बात से ये बात प्रूव हो गई कि यहाँ पर जो था वो क्या था, प्रजातंत्र था, ना कि राजतंत्र। अगली विशेषता केंद्रीकृत सभ्यता। अगली विशेषता क्या थी, केंद्रीकृत सभ्यता। अच्छा, केंद्रीकृत सभ्यता क्यों क्यों बोला गया इतिहासकारों के द्वारा, क्यों बोला गया कि यहाँ पे जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था। वो इसलिए बोला गया कि यहाँ पर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो मेन प्रशासनिक इकाई थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। सिर्फ पूरे हड़प्पा संस्कृति में, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, ये दो ही प्रशासनिक केंद्र थे। और इसीलिए जब आप यहाँ एक फैक्ट मिलेगा कि आप जब पढ़ेंगे कि स्टुअर्ट पिगट जो थे उन्होंने कहा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, ये दोनों राजधानियां थी। और इसीलिए बोला जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, जुड़वा बहनें बोला जाता है। ये आपने आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद व्यापार प्रधान सभ्यता है।
इसके बाद क्या होगी, व्यापार प्रधान सभ्यता होगी। तो व्यापार प्रधान सभ्यता को अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए